Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to UPSC Cracker. क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं जिसमें चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें 4 पार्ट चैप्टर के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पार्ट 5 करेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है कि पीपल एज रिसोर्स कैसे होता है, कैसे लोग एज अ असेट होते हैं, कैसे लायबिलिटी हो जाते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, किसी कंट्री के लिए उस कंट्री की पॉपुलेशन की हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। हमने डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ा। आज हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने तरह का होता है, उनको हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी। हम सकल की स्टोरी इसमें पढ़ रहे थे। अब अनएम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से इसकी स्टोरी फिर से देखेंगे। सकल्स मदर, सकल की जो मदर है शीला, लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चॉर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। जो सकल की मदर है वो क्या करती है, वो अपने घरेलू कामकाज संभालती है, घर का काम देखती है, बच्चों की देखभाल करती है, और जो उसका हस्बैंड है बूटा उसके साथ खेतों में भी काम करती है, उसके फील्ड में काम करती है। सकल्स ब्रदर जीतू, सकल का ब्रदर है जीतू एंड सिस्टर सीतू, उसकी सिस्टर है सीतू, स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। वो जो अपना टाइम है वो खेलने में और मूविंग अबाउट एमलेसली लाइक रोमिंग, घूमते फिरते रहते हैं वो लोग। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या आप सकल की मदर शीला, उसका ब्रदर जीतू या उसकी जो सिस्टर है सीतू, उसको अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि बेरोजगार हैं? इफ नॉट वाई, अगर ऐसा नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते आप? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आप तब कह सकते हैं कि लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन मार्केट में जो वेजेस के रेट चल रहे हैं उस रेट पर उनको जॉब नहीं मिल रही है। जो मजदूरी मार्केट में चल रही है उस तरह की पेमेंट उनको नहीं मिल रही है। तो क्या जो सकल की मदर है शीला एंड उसका ब्रदर जीतू और सीतू, क्या ये अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे? शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। जो शीला है सकल की मदर, वो काम ही नहीं करना चाहती, उसका मन ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो अपने घर से बाहर जाके काम करे और पैसा कमाए, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज में। जीतू एंड सीतू जो सकल के ब्रदर एंड सिस्टर हैं, आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। वर्क फोर्स पॉपुलेशन क्या होती है? ऐसी पॉपुलेशन जो काम करने वाली है। तो जीतू और सीतू तो इतने छोटे हैं कि उनको वर्क फोर्स पॉपुलेशन में आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो आप उनको कैसे कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है? नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। इसलिए आप क्या नहीं कर सकते, जीतू, सीतू या शीला, इन तीनों को आप बेरोजगार नहीं बोल सकते, अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते हैं। दी वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स, वर्कफोर्स पॉपुलेशन में कौन आते हैं? इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। जो पॉपुलेशन 15 ईयर्स से 59 ईयर्स के बीच की होती है इसको बोलते हैं वर्कफोर्स पॉपुलेशन। Suckle's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. सकल के जो ब्रदर सिस्टर हैं वो इस एज ग्रुप में आते ही नहीं, वो 15 वर्ष से भी छोटे हैं, 15 साल से भी छोटे हैं, तो वो इस एज ग्रुप में आते नहीं, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। जो सकल की मदर है वो अपनी फैमिली के लिए काम करती है। शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। वो अपने घर से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती पेमेंट के लिए। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसलिए उसको भी आप बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी, कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो उसके दादा दादी हैं, ऑब्वियसली उनका जिक्र इस स्टोरी में नहीं है, उनको भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते क्योंकि वो 59 ईयर्स से ज्यादा के एज ग्रुप में आते हैं, इसलिए उनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। फिर किसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, किस किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी देखेंगे।
इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब हम बात कर रहे हैं, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है इंडिया में, वो रूरल एरियाज में भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है एंड अर्बन एरियाज में भी है, शहरी क्षेत्रों में भी है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जबकि जो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी के जो लक्षण है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो अलग है। रूरल एरियाज में अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग तरह की बेरोजगारी है एंड अर्बन एरियाज में अलग तरह की, शहरी क्षेत्रों में अलग तरह की बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज, पहले हम रूरल एरियाज की बात करेंगे कि वहां पर किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की बेरोजगारी है। देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल मौसमी बेरोजगारी है एंड डिसगाइज्ड, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं हिंदी में। तो सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज की जब हम बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, तो मोस्टली यहाँ पर एजुकेटेड, शिक्षित बेरोजगारी दिखती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है शहरी क्षेत्रों में। अब रूरल एरिया में हमने पढ़ा है दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, सीजनल और डिसगाइज्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट happens when people are not able to find jobs during some months of the year। ये जो किसान खेतों में काम करते हैं, ये क्या होता है कि जब सीड टाइम होता है, फसल की बुवाई होती है, सोइंग होती है, तो करने के बाद में उसके बाद फसल तैयार होती रहती है, तब उनके पास एक टाइम होता है, साल में कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई काम ही नहीं है, उनको किसी तरह का जॉब ही नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done। कुछ सीजन ऐसे होते हैं जब इनको बहुत काम मिल जाता है खेतों में, जैसे सोइंग सीड टाइम होता है, बीजों की बुवाई होती है, हार्वेस्टिंग कटाई होती है, वीडिंग एंड थ्रेसिंग होती है, तब उस टाइम पर क्या होता है, इन लोगों को खेतों में काम मिल जाता है। Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture। बट इसके अलावा जब दूसरा टाइम आता है, उस मंथ्स में इनको कोई काम ही नहीं मिलता जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे रूरल एरिया में, जो हमने दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप पढ़ा था, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। पीपल अपीयर टू एम्प्लॉयड, इसमें क्या लगता है ना कि लोगों को देख के तो ऐसा लगता है कि वो जॉब है उनके पास, वो काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, उनके पास एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है जहां उनके पास काम होगा, उसको काम मिल जाएगा। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एक जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। उन लोगों के बीच में इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कैसे? द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people बट engages 8 people। जो काम खेती में हो रहा है उसमें केवल 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, तो वो आठों के आठों उस काम में लगे हुए हैं, उस एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं, जबकि उनकी जरूरत नहीं है। 3 people आर एक्स्ट्रा, क्योंकि वो काम केवल 5 लोग ही कर सकते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं उनकी वहां पे जरूरत तो है नहीं, तो वो 3 people जो है, 3 people वो एक्स्ट्रा हैं। These 3 people also work in the same plot as the others। ये 3 लोग भी उसी सेम प्लॉट में काम कर रहे हैं जिसमें वो बाकी 5 कर रहे हैं। The contribution made by the 3 extra people does not add the contribution made by the 5 people। अब जो 5 लोग मिलके जितना काम कर ले रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना सारा काम कर लेते हैं वो लोग, तो बाकी 3 लोग मिलके जो उसमें काम करते हैं उनका कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि काम ही 5 लोगों के लिए है वो। If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline। अगर हम इन 3 लोगों को उस फील्ड वर्क से हटा दें, तो जो प्रोडक्टिविटी है उस फील्ड की, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कम नहीं होगी।
द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, उस फील्ड को केवल 5 लोगों की सर्विस की जरूरत थी। द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, तो उस फील्ड में जो 5 लोग काम कर रहे थे उसको केवल 5 लोगों की सर्विस की जरूरत थी। अगर ये 3 लोग उसमें काम कर रहे थे तो एक्स्ट्रा कोई एडिशनल उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था और उनके हटने से किसी चीज में कमी नहीं आ रही थी, प्रोडक्टिविटी में किसी तरह का कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा था। सो इन 3 लोगों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ये दिख तो रहे हैं कि काम कर रहे हैं बट इनके काम करने से प्रोडक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, तो ये तो बात हमने रूरल एरियाज की कर ली। 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट इसमें पढ़ लिए हमने। पहला हमने पढ़ लिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ लिया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे अर्बन एरियाज की। अर्बन एरियाज में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है? इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फिनोमिना। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कॉमन बात हो गई है। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मैट्रिकुलेशन की, ग्रेजुएशन की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, वो जॉब नहीं मिल पा रही है उनको। स्टडी शोड, एक स्टडी से पता लगता है दैट unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates। मैट्रिकुलेट से ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो किस में फैल रही है? जो लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अब पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। एक ऐसी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन देखी गई है कि कुछ कैटेगरीज में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और कुछ में मैन पावर की बहुत कमी है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड while other is a dearth of technical skills required for economic growth। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जिस तरह के टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है तो लोगों के पास उस तरह के टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है, तो वहां से भी अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाता है। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है उससे प्रॉब्लम क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। जिस मैन पावर को हम पीपल एज रिसोर्स यूज कर सकते हैं, एज एसेट यूज कर सकते हैं, बट अभी क्या हो रहा है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है। जॉब्स नहीं है तो वो अपनी जो क्वालिटीज हैं, जो उनकी एबिलिटीज हैं, उनको दिखाने का उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो इससे ये सब क्या जा रहा है? वेस्ट जा रहा है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी को हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं इसी चैप्टर में। जो लोग क्या है, एज ए एसेट हो सकते हैं, इकोनॉमी को प्रॉफिट दे सकते हैं, प्रोडक्शन दे सकते हैं इकोनॉमी के लिए, अब वो लायबिलिटी की तरह हो गए। वो क्या हो गए? अब वो बैठकर खाने वालों में से हो गए, तो वो एज अ लायबिलिटी हो गए कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। इससे क्या होता है? देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। इस तरह से क्या होगा? जो यूथ है वो होपलेस हो जाएगा और उनके अंदर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। जब लोगों के पास जॉब ही नहीं होगा तो उनके पास पैसा कैसे आएगा कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए? तो लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste। So ऐसे एजुकेटेड लोग जो काम भी करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर इतनी एबिलिटीज नहीं है जो एक अच्छा जॉब भी वो फाइंड कर लें, तो ये भी क्या हुआ? ये भी एक ग्रेट सोशल वेस्ट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इससे क्या होता है? इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ता है। The dependence of the unemployed on the working population increase। जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उस पे अनएम्प्लॉयड पीपल जो होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है किसी भी पर्सन की, किसी सोसाइटी की, वो अफेक्टेड हो जाती है। When a family has to live on a bare subsistence,
level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. अगर कोई ऐसी फैमिली है जो एकदम जीवन निर्वाह, उसमें बहुत कम पैसे हैं, केवल अपना खर्चा गुजारा चला रही है, ऐसी फैमिली, उसमें हम एक जनरल डिक्लाइन देखते हैं। तो उनकी हेल्थ स्टेटस खराब हो जाता है, प्लस स्कूल सिस्टम से वो विड्रॉल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि लोग जो हैं वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं उस फैमिली के, जो अपनी फैमिली का गुजारा कर सकें। तो जो लोग स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको वहां से भी बुला लेते हैं कि आप लोग भी काम करो। तो जो स्कूल सिस्टम है वहां से भी विड्रॉल कर लेते हैं उसको। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. इससे क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी क्या करती है, जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है उस पर एक हार्मफुल इम्पैक्ट डालती है, बैड इम्पैक्ट डालती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ये एक इंडिकेटर है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो डिप्रेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब डिप्रेस्ड इकोनॉमी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डिप्रेस्ड इकोनॉमी होता है अगर एक लंबे टाइम पीरियड तक, अ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, क्या हो कि किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन आता रहे, तो वो इकोनॉमी डिप्रेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा 2 बार हो चुका है, 1929 में, एंड ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, 1939 में। तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड इकोनॉमी। मंदी क्यों आती है? लोगों के पास जॉब नहीं है। रिसेशन क्यों आता है? लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं, कुछ खरीद नहीं पाते हैं तो क्या हो जाता है? रिसेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है, और वो जो इकोनॉमी है वो डिप्रेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से समझ लिया कि लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है तो वो खरीद नहीं पा रहे हैं, रिसेशन आ गया है। और भी होता है, गवर्नमेंट की साइड से भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट पुअर फाइनेंशियल डिसीजन ले ले, वो अच्छा काम ना कर पाए पैसे के मामले में। स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आ जाए, जैसे 1929 में आया था। कोई ऐसी ट्रेड पॉलिसी बना दे गवर्नमेंट जिसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो जाए, अभी हमने पढ़ा है। नेशन की जो जीडीपी है वो ड्रॉप कर जाए, डिक्लाइन कर जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। So, a reason with persistently higher unemployment and lower per capita incomes than the rest of the economy. तो क्या होगा? डिप्रेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगा वो पर्टिकुलर एरिया। ये क्या होगा? डिप्रेस्ड इकोनॉमी बन जाएगी। It also wastes the resources which could have been gainfully employed. इससे क्या होगा कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट कर देता है, ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम गेनफुली यूज कर सकते थे। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स, दे नेचुरली appear as a liability to the economy. ऐसे लोग जिनका हम एज अ रिसोर्स यूज नहीं कर सकते तो वो इकोनॉमी में एज अ लाइबिलिटी दिखाई पड़ते हैं, होते ही हैं, क्योंकि अगर वो खुद नहीं कमाएंगे तो जो लोग कमा रहे हैं वो उनसे पैसा लेंगे, तो वो एक तरह से लाइबिलिटी होगा इकोनॉमी पर। इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में जब हम बात करते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं, स्टेटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। इंडिया में जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम माना जाता है। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंडिया में क्या है, जिनकी लो इनकम है, लो प्रोडक्टिविटी है, उनको भी एम्प्लॉयड काउंट किया जाता है कि वो जॉब है उनके पास, वो रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। दे अपियर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर। ऐसा लगता है कि वो पूरे साल काम कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, अगर उनके पोटेंशियल, जितनी क्षमता है उनके अंदर कि वो और भी अच्छा काम कर सकते हैं, एंड जो उनकी इनकम है वो भी बहुत कम है, अगर उनके पोटेंशियल एंड इनकम के हिसाब से बात करें, इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम, ये सब उनके लिए सफिशियंट नहीं है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम। ऐसा लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं वो उन पे थोपा गया है। दे में देयर फोर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, वो अपने चॉइस का कोई काम ढूंढते रहते हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब लोग, तो खाली बैठ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वो रोज कमाते हैं और रोज ही खाते हैं, तो उनके पास कोई सेविंग्स तो होती नहीं है जिसको वो आगे यूज कर लें, इसलिए उनको डेली काम करना पड़ता है। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। तो वो किसी भी काम को कर लेते हैं चाहे कितनी भी अर्निंग्स उससे होती हो। देयर अर्निंग कीप्स
them on a bare subsistence level, और जो उनकी अर्निंग होती है उससे केवल वो अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं, कोई सेविंग नहीं कर पाते, डेली कमाते हैं और डेली खा लेते हैं। आप इस पिक्चर में पर्सन देख रहे हैं, ये कॉबलर है। आप इसमें देख सकते हैं, कैन यू रिमेंबर हाउ मच डिड यू पे व्हेन यू आस्क्ड हिम टू मेंड योर शूज और स्लीपर। कितने ही पैसे दे देते थे आप अपने स्लीपर या शूज को ठीक कराने के? बहुत कम। सो इनके पास इतनी इनकम ही नहीं होती जो उसको वो सेव कर पाए, इसलिए वो रोज कमाते हैं, रोज खा लेते हैं। इसलिए खाली नहीं बैठ सकते, इनको कुछ ना कुछ काम डेली चाहिए। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. प्राइमरी सेक्टर में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, खुद ही काम मिल जाता है। जैसे एग्रीकल्चर में कहीं काम करने जाना नहीं है, अपने खेतों में खुद ही काम करते हैं लोग। The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. पूरी फैमिली उस खेती में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, जबकि सबकी वहां पे जरूरत है नहीं। सो देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जितने लोगों की जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा पीपल के वहां होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है और ना होने से प्रोडक्टिविटी कम होती नहीं है। सो ये क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बट एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। पूरी फैमिली क्या करती है, जो भी प्रोड्यूस करती है अपनी फील्ड में वो आपस में सब शेयर कर लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज्ड रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। अब क्या होता है कि खेतों में सब लोग काम करते हैं, जिनकी जरूरत होती है वो भी करते हैं, जिनकी नहीं जरूरत होती है वो भी करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस होता है उस फील्ड में वो आपस में शेयर कर लेते हैं, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस हुआ उन्होंने आपस में शेयर कर लिया तो उन्हें कुछ कुछ तो मिला। जो उन्होंने इनपुट दिया उसका कुछ तो आउटपुट उनको मिला। इससे क्या होता है कि जो एक मन में खटास रहती है, एक हार्डशिप होती है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की जो हार्डशिप है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो रूरल एरियाज में क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। बट इससे क्या होगा कि जो फैमिली की गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो कम नहीं होती। ग्रेजुअली surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of job. इसलिए अब क्या होगा कि जो सरप्लस लेबर है, ऐसे लोग जिनकी जरूरत उस फील्ड में नहीं थी बट वो फिर भी वहां काम कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, वो जॉब की सर्च में माइग्रेट करेंगे। अब वो गांव से शहरों की तरफ जाएंगे, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ जाएंगे ताकि उन्हें किसी तरह का कोई जॉब मिल जाए। Let us discuss about the employment scenario in the three sectors mentioned earlier. अब हम बात करेंगे जो थ्री सेक्टर्स हमने पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, उसमें किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है उसकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, ये बहुत डिटेल में हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर एक ऐसा इकोनॉमी का पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, सबसे ज्यादा लेबर वहां पे काम करती है। इन रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, पार्सली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। हमने ये देखा है कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में, अब पॉपुलेशन क्या करिए, धीरे धीरे उस पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रही है। अभी हमने देखा था कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव टू आइदर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से बच जाएं, इसके लिए वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में मूव कर जाते हैं। इन द सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। सेकेंडरी सेक्टर में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें सबसे ज्यादा लेबर काम करती है। इन केस ऑफ टर्सरी सेक्टर, वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज सो ऑन। टर्सरी सेक्टर में हम बहुत सारी सर्विसेज देख रहे हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, और भी बहुत तरह की, जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। Let us read a story to know how people could become an asset for the economy of a village.
अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि जो गांव के लोग हैं वो इकोनॉमी के लिए कैसे एसेट बन सकते हैं, कैसे एक प्रोडक्टिव आउटपुट दे सकते हैं, कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। स्टोरी पढ़ते हैं एक गांव की। स्टोरी ऑफ अ विलेज। देयर वाज अ विलेज इनहैबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। एक गांव है जिसमें बहुत सारी फैमिलीज हैं। ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर्स। ईच फैमिली इतना प्रोड्यूस कर लेती है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को फीड कर पाए। ईच फैमिली मीट इट्स नीड्स बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। ईच फैमिली क्या करती है, हर फैमिली में ये होता है कि वो खुद से अपने कपड़े बना लेते हैं और अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेते हैं। One of the families decided to send one of its sons to an agriculture college. एक फैमिली डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को एक एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे पढ़ने के लिए। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। जो वो बच्चा है, जो लड़का है, इसको कहा एक नियर बाय कॉलेज है एग्रीकल्चर कॉलेज, उसमें एडमिशन मिल जाता है। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग। कुछ समय बाद क्या होता है, वो एग्रो इंजीनियर बन जाता है। एंड केम बैक टू द विलेज, और फिर वो अपने गांव आता है एक एग्रो इंजीनियर बन के। ही प्रूव्ड टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिजाइन एन इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लाव विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट। उसने अपने आप को ये दिखाया कि वो कितना क्रिएटिव इंजीनियर है। उसने एक क्या है, एडवांस टाइप का प्लाव बनाया, एक हल बनाया, जिससे क्या हुआ कि जो व्हीट है, गेहूं की जो पैदावार है वो बढ़ गई। Thus, a new job of agro-engineer was created and filled in the village. So, गांव में एक नए तरह का जॉब हुआ। किस तरह का जॉब? एक एग्रो इंजीनियर को जॉब मिल गया। एक तरह का जॉब क्रिएट हुआ ना गांव के अंदर, तो एक एग्रो इंजीनियर का जॉब क्रिएट हो गया गांव के अंदर। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाय नेबरिंग विलेज। और फैमिली ने क्या किया, फैमिली ने अपने जो उनका नियर बाय कोई गांव था वहां पे क्या हुआ, अपना सरप्लस जो उनके पास अनाज था उसको बेच दिया। दे अर्न गुड प्रॉफिट, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। विच दे शेयर्ड अमंग देम सेल्फ, और उन्होंने उसको आपस में बांट लिया। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑफ द फैमिलीज, आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। अब इस सबसे इंस्पायर होके गांव की जो फैमिलीज हैं उन्होंने एक मीटिंग की। दे ऑल वांट टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चाइल्ड टू। वो भी चाहते थे कि उनके जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी अच्छा हो। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज। उन्होंने पंचायत को रिक्वेस्ट की कि वो गांव में एक स्कूल ओपन कर दें। दे अश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। उन्होंने पंचायत को यह अश्योर्ड किया कि अपने बच्चों को वो कहाँ स्कूल में भेजेंगे, आप एक स्कूल खुलवा दीजिए गांव में। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन अ स्कूल। पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प से गांव में एक स्कूल ओपन कर दिया। अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाय टाउन। एक नियर बाय टाउन से क्या हुआ, एक टीचर को रिक्रूट कर दिया गया ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। अब इस गांव के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। After some time, one of the families gave training to his daughter in tailoring. क्या हुआ, एक फैमिली है उसने अपनी एक बच्ची को ट्रेनिंग दे दी ताकि वो सिलाई का काम सीख सके, टेलर का काम सीख सके। She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. अब वो गांव की सभी फैमिलीज के लिए कपड़े सिलने लगी, जो लोग उसको पहनना चाहते थे, खरीदना चाहते थे। दस अनदर न्यू जॉब, अब एक नए तरह का जॉब क्रिएट हो गया गांव में। दैट ऑफ अ टेलर वॉज क्रिएटेड, एक टेलर का जॉब। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, इससे एक दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इज गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वाज सेव्ड। अब क्या हुआ, जो किसान दूर जाते थे फार्मर्स अपने कपड़े खरीदने के लिए, अब उनका टाइम सारा बच गया क्योंकि अब उनके गांव में ही उनको कपड़े मिल जाते हैं। एज द फार्मर्स स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, अब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, अपना ज्यादा टाइम अपनी खेती को दे पा रहे हैं। द यील्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप, और जो अब प्रोडक्टिविटी है वो खेती की वो बढ़ जाती है इससे। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ प्रोस्पैरिटी, ये प्रोस्पैरिटी की, समृद्धि की एक बिगनिंग थी। द फार्मर्स हैड मोर देन वॉट दे कुड कंज्यूम,
अब जितनी चीजें फार्मर्स कंज्यूम कर सकते थे उससे ज्यादा चीजें उनके पास होती थी। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर बेस मार्केट्स। अब वो जो उनका प्रोडक्शन होता था अपने प्रोडक्शन को उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के मार्केट में आते थे। ओवर टाइम दिस ब्लेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द बिगनिंग had many like teachers, tailor, agro engineer and many more। टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आए गांव में, जहां पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। अब क्या हो रहा है, बहुत तरह के टीचर्स गांव में हैं, टेलर हैं, एग्रो इंजीनियर हैं और दूसरे तरह के बहुत सारे काम हैं। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज। एक ये सिंपल विलेज की एक स्टोरी थी वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इनेबल्ड इट टू इवॉल्व इनटू अ प्लेस रिच विद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहां क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल एक कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली एक्टिविटीज के साथ जुड़ गया है, जहां पे डेवलपमेंट की चीजें हमें दिखाई देती हैं। सो गाइज, दिस इज द चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जाना। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बचते हैं जिसको हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे। यूपीएससी क्रैकर के साथ जुड़े रहिए, रिवीजन करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।